नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत मस्त हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं और मेरे साथ में जुड़ गए हैं पढ़ने के लिए कि क्या कुछ होने वाला है अनअकैडमी पर और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री में आज क्या होने वाला है। मेरे साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी में तो आपको मेरे साथ में मिलेगा करंट अफेयर्स, 4 प्रीलिम्स, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसमें पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे बैचेस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, तमाम क्लासेस आपको वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आप चाहते हैं यूपीएससी पर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग अगर 28 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको जुलाई 31 तक का सब्सक्रिप्शन उसी में यानी 1 साल की फीस में आपको मई, जून एंड जुलाई इन 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ यदि आप 10,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी चाहते हैं जिसमें कि 20 बुक्स फॉर यूपीएससी आपको मिले तो इसके लिए आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसी रेफरल कोड से 3 महीने का एडिशनल जो आपको ऑफर है वो मिल रहा है। साथ में 10,000 रुपए की 20 किताबें आपको मिल रही हैं अनअकैडमी पर। क्लियर साथियों? इसके अलावा आपको मैं फीस बता दूं, यूपीएससी में प्लस की फीस 44,000 है आफ्टर डिस्काउंट यूजिंग प्लस प्लस रेफरल कोड अंकित10। और यदि आप स्पेशल क्लासेस देख ही रहे हैं तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं, वो भी लगभग 10% के आसपास हो जाते हैं। तो आपको ये लगभग 39,000 के आसपास का कोर्स पड़ जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ लीडिंग बैंक्स के साथ आपको ईएमआई के ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार हमारा एक बैच है जिसमें हम आइकॉनिक की बात करते हैं और आइकॉनिक के अंदर आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आइकॉनिक में आपको ये सारी क्लासेस 10% डिस्काउंट के साथ तो मिलती ही हैं। एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक आपको मेंटर मिलता है जो पूरी तैयारी में आपको गाइड करता है। ऑप्शनल के लिए भी हमारे पास बैचेस उपलब्ध हैं। अगर आप प्लस यूपीएससी प्लस एंड ऑप्शनल परचेज करते हैं तो ये आपको रेफरल कोड यूज करके 63,000 का पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और पढ़ना शुरू करते हैं क्या कुछ है आज हमारे पास। आपको याद होगा साथियों कि हम जब गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल्स में आपके पास चर्चाएं शुरू होती हैं 1773 से लेकर के 1857 के बीच में। तो अब हम इन गवर्नर जनरल्स को मैच करके देखना चाहते हैं कि कौन सा सही तरीके से मैच है, कौन सा यहां पर सही तरीके से मैच नहीं है। जरा मैच करके देखते हैं। नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, हाँ जी साथियों, एक एक चेक करते जाइए। लॉर्ड नॉर्थ 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट इनकी प्रेजेंस में आया था, है ना। नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। लॉर्ड कार्नवेलिस ये चिरस्थायी बंदोबस्त लेके आए थे। लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा के अंदर ये मिनट्स मतलब इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। कौन सी चीज यहां पर सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों, और अल्टीमेट इसलिए है क्योंकि कई जगह आप मतलब मैं यहां पर अगर आप कहें तो मैं लिख लेता हूं एक तरफ साइड में कि आप गलतियां करेंगे। जिन ऑप्शंस में आप मेजोरिटी में मिस्टेक करेंगे मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, फिर मैं आपको शो कर दूंगा। डन। चलो मैं पोल ओके कर रहा हूं, ये लीजिए। ये तरीका सही रहेगा। मैं आपकी गलतियों को भी पकड़ पाऊंगा कि मैं ये समझ रहा था कि आप यहां गलती करेंगे। शाबाश। परसेंटेज देख लो भैया।
आप थोड़ा थम्स अप कर दो यार, मतलब ऐसे क्या हो सकता है? हैं? मतलब कितना जबरदस्त। मेरे आगे क्या लिखा हुआ है आप पहले पढ़ लो, A and D। आया मजा? मुझे पता था गलती करोगे आप, क्योंकि हमने कभी ये नाम पढ़ा ही नहीं, और इसीलिए क्वेश्चन गलत हुआ। हमने ये नाम कभी पढ़ा ही नहीं, हमने अपने जो गवर्नर जनरल्स के नाम थे उसमें ये नाम पढ़ा ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हुआ। क्योंकि हमको कार्नवेलिस पता है, बेंटिक पता है, कैनिंग पता है, हमने इसलिए किया यार लॉर्ड नॉर्थ के नाम से तो कोई लॉर्ड गवर्नर आया ही नहीं। भैया ये गवर्नर नहीं, ये प्रधानमंत्री थे। ये गवर्नर नहीं, ये प्रधानमंत्री थे, जो कि भारत के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। तो इनके समय पर यह चीज हुई थी, ये सही बात है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इस तरह से मेरे प्यारे साथियों सवाल जो है ना वो फंसता है। क्लियर? तो इधर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज लॉर्ड नॉर्थ एट द टाइम ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। ऐसे तो बोले सर हमको क्या पूरे प्रधानमंत्री याद रखने पड़ेंगे? जी नहीं, भारत में कुछ ही बेसिक हैं जो आपको याद रखने हैं। 1897, 1857 का, इसके साथ में फिर आप 1947 आते जाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। यानी दिमाग में आप इस तरह से इस सवाल को बिठाइए तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? इसके अलावा 1790 के अंदर लॉर्ड कार्नवेलिस इंप्लीमेंटेड 10 ईयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच वाज मेड परमानेंट इन ईयर 1970 1793। परमानेंट बोले तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो सही है। विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, ये भी सही है। इनके काल में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, जिन्हें वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों ये जो सवाल है ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे जिन समय पर वुड डिस्पैच आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय पर वुड डिस्पैच आया था। ये वुड डिस्पैच था क्या? कोई लकड़ी डिस्पैच नहीं करनी थी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या करना था? असल में इसमें यह कहा गया था कि पढ़ाई किस प्रकार की होगी, यानी कि 1 से लेके 10 तक की पढ़ाई, 10 से लेके 12 तक की पढ़ाई, 13वीं 14वीं 15वीं की पढ़ाई। आज जो आप देखते हैं ना, यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई, जो सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई, मैट्रिक तक की पढ़ाई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई, यहां 12th के बाद में आज जो आप लोग देखते हैं टेक्निकल एजुकेशन लेना है, कि आप लोगों को साइंस पढ़नी है, ये उस समय के वुड डिस्पैच में चर्चाएं की गई थी हायर एजुकेशन को लेकर के, कि 12th के बाद बच्चा क्या पढ़ेगा। ये उस समय की चर्चाएं हैं, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। आज तक इसके बारे में विचार चेंजेस नहीं हो पाए हैं। आगे बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। चलिए आगे देखते हैं। अरे यार, ये क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया है यार। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर गवर्नर जनरल इशूड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑन द नेसेसिटी ऑफ टाउन प्लानिंग। नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी करने वाला कौन था? मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने की टाउन प्लानिंग को लेकर के कमेटीज की स्थापना की थी? ये सवाल जो है, भाई साहब देख भी नहीं पाए। इसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाई मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ जी, तो भाई आपको चील की सी निगाह रखनी पड़ेगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इनमें से कौन सा कथन सही है? बहुत ही प्यारा सवाल है, सोच करके आंसर दे दीजिएगा क्या सही है। करें? अच्छा सवाल है। कहां फंसे? है ना? 1773 में वारेन हेस्टिंग आ गया था। वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना?
रॉबर्ट क्लाइव वो आदमी था जिसने अंग्रेजों को बक्सर प्लासी के युद्ध के दौरान विजय दिलाई थी, ठीक है। लेकिन 1773 के अंदर वारेन हेस्टिंग आ गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये वारेन हेस्टिंग था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आयोजित किया गया बंगाल का। और फिर उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों क्या था, आप लोग एंड में जब घुसते हैं तो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है ना। चलिए तो 1833 में बंगाल वाला ही सारे देश का हो गया। इस सवाल को देखते हैं, बढ़िया सवाल है। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। भारत में पुलिस व्यवस्था का जो निर्माण है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी। भारत में जो थाने बनते हैं आज भी, इनमें से कौन सा कथन सही है? अच्छा सवाल है, सोच करके आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। करें, बहुतों के क्वेश्चंस गलत होंगे, लेकिन आज पहली बार ये पता चलेगा कि हाँ, हमें कुछ अच्छी चीजें याद रखनी होंगी, है ना। आप लोगों ने क्या कर दिया कि आप लोगों ने, यार मैं आपको ना, आपको पता है गवर्नर जनरल के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें सोर्स ही नहीं पता होगा, जिन्हें सोर्स ही नहीं पता होगा। आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में ढूंढ के लेके आता हूं, 1 मिनट होल्ड करिए। देखो एक विद्यार्थी ने लिखा पेज नंबर 816 स्पेक्ट्रम। मेरी वाली में 816 पेज ही नहीं है, मेरी वाली पेज ही 512 पे खत्म हो गई है। ठीक है, अब देखो, मेरी वाली समय पे पतली हुआ करती थी ये, अब ये खा पी के मोटी हो गई है। इधर देखिए, ये सारा की सारा कंटेंट आपको याद रखना है। इधर देखिए, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये आपको जिस दिन पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी ना, उसी दिन आपको ये सारा बात समझ में आएगा। ये देखिए, एक एक चीज, स्थायी बंदोबस्त कब आया, सर जॉन शॉर क्या लेके आए, किसके समय पे क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, है ना। ये सब चीजें जब आप याद रखोगे ना, तो यहां से आप देखिए, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको वो याद रखना है। महलवाड़ी, यांडबू की संधि, ये सब आपको याद रखनी है। तो असल में क्या करना है आप लोगों को, मैं आपको बताना के प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जब भी टाइटल तैयार करो ना, तो उसको पढ़ के आओगे तो टेस्ट देने में मजा आएगा, है ना। तो इस चीज को याद कर लो, रट लो। अब जैसे मैं आज अपनी टीम को बोला था 1857 तक के सारे देने हैं, 1857 के बाद वाले जो है ना, वो वायसराय हैं। तो वायसराय कल पूछूंगा, तो कल पढ़ के आओगे ना तो फिर मजा आएगा। ये किताब कौन सी है? स्पेक्ट्रम है बेटा, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम, है ना। चलिए, हालांकि ये सारी चीजें जितनी अन्य किताबें उन सब में है, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उन्हीं ने ही थाने की व्यवस्था की थी। थाना जो है ना, उसकी व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी, ठीक है। चलिए, भारत में दीवानी, ये बाजीराव मस्तानी वाली दीवानी नहीं है, दीवानी और फौजदारी जो कचहरियां हैं, उनको श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो ये दीवानी वाला जो सिस्टम है, दीवानी और फौजदारी जो कचहरियां हैं, ये किसके द्वारा व्यवस्थित की गई थी? ठीक है, हाँ जी। अब इसके अंदर ना आप लोगों का कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज बनता है। दोनों का जायज होना क्यों बनता है? वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस, ये दोनों ही एकदम सही सवाल के आंसर हैं। थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आइए इधर देखते हैं।
साथियों, दीवानी और फौजदारी कचहरियों को श्रेणीबद्ध संगठन में बदलने का जो कार्य था वो वारेन हेस्टिंग ने किया था। कार्नवेलिस ने इन्हें सुदृढ़ बनाया था, यानी मजबूती इसे कार्नवेलिस ने प्रदान की थी। कार्नवेलिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था, सिविल सर्विसेज का। इस तरह कार्नवेलिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदे को अलग अलग कर दिया था। दोबारा समझिएगा साथियों, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजदारी, अच्छा आप में से कईयों के ऊपर से निकल गया, दीवानी और फौजदारी क्या होता है यही नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, सिविल और क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल पहले जो है वो कलेक्टर को ही कार्य करने पड़ते थे निर्णय देने के। अच्छा, जब अंग्रेज यहां थे ना साथियों, तो अंग्रेजों के समय पे जो ये शब्द है कलेक्टर जिसे आप आज बोलते हैं, असल में इस कलेक्टर का मतलब होता है हिंदी में संग्राहक। संग्राहक, अब संग्राहक बोले तो संग्रहण करने वाला। क्या चीज का संग्रह करने वाला? संग्रह करने वाला रेवेन्यू का संग्रहण। तो रेवेन्यू का संग्रहण कहां से करोगे? लैंड रेवेन्यू का संग्रहण। और अगर किसी ने लैंड रेवेन्यू नहीं चुकाया तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, और उस मुकदमे पर सजा सुनाने वाला भी कौन? कलेक्टर। तो जो कलेक्टर शब्द है ये मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था और कर को उगाने वाला व्यक्ति भी हुआ करता था। आगे बात समझ में? इन पर जो सलाह देने का कार्य होता था, सजा देने का, वो दीवानी न्याय के अधीन आता था। तो दीवानी न्याय क्या है? तो आंसर क्या बन के आया? कलेक्टर जो टैक्स कलेक्ट करता था उसके साथ साथ अगर किसी ने लैंड पर टैक्स नहीं चुकाया, खेती पर कर नहीं चुकाया, तो उस पर जो निर्णय लेना था वो भी कलेक्टर लेगा। इसके साथ और ये क्या काम करता था? कोई क्राइम करके व्यक्ति आ गया, क्राइम करके मतलब किसी ने मर्डर कर दिया, लूटपाट कर दी, कोई ऐसी घटना कर दी जिसके लिए उसे क्राइम क्रिमिनल के रूप में दर्जा मिलना चाहिए, वो फौजदारी होते हैं। तो दीवानी और फौजदारी वारेन हेस्टिंग के समय तो एक ही थे, है ना। बाद में कार्नवेलिस ने कलेक्टर के पास दीवानी अधिकार तो छोड़ दिया और फौजदारी अधिकार के लिए मेरे प्यारे साथियों अलग कोर्ट बना दी। आज भी इंडिया में यही होता है। अपने इंडिया में जो डीजे बैठता है ना, जो अपना अपना जो क्या कहते हैं कलेक्टर होता है, वो जिले का राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन, लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाँ, ये लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इधर देखते हैं। इन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की। इनके शासन में भारत में विद्युत तार पत्र की शुरुआत हुई। इन्होंने भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, कौन सा कथन इनके बारे में सही है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए, आता ही है मैक्सिमम टाइम बच्चों को। मतलब किसी गवर्नर जनरल के अगर बच्चे काम याद रखते हैं तो वो यही है ना। इसके अलावा अगर इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो लॉर्ड इरविन का है, जो नाम से याद आता है कि हाँ भाई नाम लाम इरविन था जो कुछ करता था। इसके बाद एक व्यक्ति जो याद आता है वो लॉर्ड रिपन है। रिपन, डलहौजी के बाद जिसको याद रखते हो कि रिपन ने कुछ कार्य सुधारात्मक रूप से किए थे, कुछ याद आ रहा है ना। ठीक है ना। चलिए आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो ये इतने सारे काम थे इसके, इनमें से जो भी याद करना हो कर लीजिएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है इसके समय पर हुई थी, काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है। यूपीएससी में मेंस में सीधा सीधा प्रश्न इसके ऊपर उठा के पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा मतलब डलहौजी पर सटीक बैठता है, ठीक है ना। चलिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, एक बच्चा कह रहा है, अंजुम खातून कह रही है कि लोक निर्माण विभाग क्या होता है? बेटा जो सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है ना, जो अपने घर सड़कें बनाता है जिले के अंदर, पीडब्ल्यूडी कहते हैं उसको, है ना। वो ये इसी ने बनाया था सबसे पहले। इंडिया ने आजादी के बाद पंचायतों के अलावा कुछ नहीं बनाया है, लोकपाल बनाया है जो कंफ्यूज है कि क्या करेगा। भारत में फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत ने अंग्रेजों को या तो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संधियों में शामिल होने या उन्हें पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार दिया। निम्न में से किसने फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किया था? बताइए साथियों, अच्छा प्रश्न है। फॉरवर्ड पॉलिसी कौन लेकर के आया था?
अच्छा प्रश्न है। बोले सर इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना। ये क्या था सर? ये क्या था सर? है ना? आइए तो मैं बताता हूं ये क्या था, कईयों को पता ही नहीं है। देखो ये सवाल तो तभी अच्छे से कर सकता है कोई व्यक्ति जब उसको पूरी तरह से हिस्ट्री आती हो, मतलब ये सारे के सारे सवाल, क्योंकि पूरा एक तरह से समझो कालखंड चल रहा है ना। साथियों होता क्या था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, तो उनको इंडिया में आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो इंडिया है, ये पूरा इंडिया था, सबको पता था हाँ भाई इंडिया यही है। लेकिन इस इंडिया के साथ साथ इंडिया के बॉर्डर्स की सुरक्षा करनी है। अब किससे सुरक्षा करनी है? तो अगर आप लोगों ने कभी मैप देखा हो ध्यान से, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा मैप आपके लिए डाउनलोड करूंगा ताकि मेरी बात को समझाने में मुझे मजा खुद को आ जाए। होल्ड करिए। मैप डाउनलोड तो 1000 कर लो, लेकिन उसमें इशू जब आता है तो ये आता है कि साहब फोटो सही आई कि नहीं आई। यार ये जिफ इमेज क्यों दे रहे हो यार? हाँ ये ठीक है, एक मिनट रुको। रुक जाओ बालक, दिखाते हैं। आपको फॉरवर्ड पॉलिसी समझ नहीं है ना ढंग से, वही समझा रहा हूं निहारिका, रुको। इधर देखो बेटा, अगर आप इंडिया को देखते हैं तो मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, आप इसे देखने का प्रयास करें। इधर देखो बेटा, यदि आप मैप को ध्यान से देखें तो ये वाला इंडिया का पोर्शन, साथ में पाकिस्तान, तो इसे नोटिस करें आप, ये देखिए, ये पूरा की पूरा एरिया, ये पूरा की पूरा एरिया, ये बांग्लादेश वाला एरिया, ये सारा की सारा हिस्सा किसका था? इंडिया था। अब आप जानना चाहेंगे साथियों, आप जानना चाहेंगे सर अफगानिस्तान का स्टेटस क्या था? बिल्कुल बताऊंगा। अब आपको वही समझने का प्रयास करना है, अफगानिस्तान का स्टेटस क्या था। साथियों इधर देखो, ये आपको दिख रहा है तुर्कमेनिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ऊपर की तरफ देखो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, सेंट्रल एशिया वाले, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान दिख रहे हैं? साथियों यहां तक यूएसएसआर हुआ करता था। अब ये वाला जो अफगानिस्तान था ना, ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया असल में बफर स्टेट हुआ करता था। बफर, बफर स्टेट मतलब इंडिया यहां तक था और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में यह क्षेत्र बफर था। आ गई बात समझ में? तो ऑकलैंड का कहना था फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत कि क्यों ना हम ऐसा करें, क्या करें, कि हम लोग इंडिया को सेव करने के लिए, इस बॉर्डर को सेव करने के लिए हम अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लें, जितना मिल जाए उतना अच्छा। क्या आपको बात समझ में आई? जितना मिल जाए उतना अच्छा क्यों? बोले कल को अगर मान लो रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया, यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया, तो वो तो अगला जो उसका स्टेप होगा वो कहां पर होगा? अगला उसका जो स्टेप होगा वो तो सीधा इंडिया में होगा, और इंडिया में हम आने नहीं देना चाहते। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं बफर जोन क्या होता है? बफर जोन वही होता है जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है, मतलब ये वो क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हर कोई कब्जा इसलिए करना चाहता है कि डायरेक्ट मुठभेड़ ना हो। ये एक तरह से कुशन का कार्य करते हैं दोनों देशों के बीच में। आ गई बात समझ में? हर कोई व्यक्ति जो भी थोड़ा ताकतवर है वो यही करना चाहता है, वो अपने आगे के बॉर्डर को दबा के रखना चाहता है ताकि खुद की जगह ना छोड़नी पड़े। लेकिन इस जगह अंग्रेजों को शायद वो नहीं मिली और अफगान युद्ध जो हुआ उसमें उन्हें निराशा ही मिली।
है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है साथियों। तो ये ऑकलैंड की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ये यही थी जिसमें कि रूसी आक्रमण से बचने के लिए ये सारे कार्य किए गए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील उसी के बारे में बताया है बेटा, कमेंट लिखने से पहले पढ़ भी लेते। आ जाइए। व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर, ये सबसे कॉमन सवाल है। सबसे कॉमन सवाल, हाँ बेटा, हार्ट ऑफ एशिया बेसी को कहते हैं। हाँ जी, सबसे कॉमन सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि इनको इनके समय के हिसाब से व्यवस्थित करिए। जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज एम हर्स्ट, सर जॉन शॉर और लॉर्ड वेलेस्ली, इन्हें इनके टाइम यानी कालखंड के हिसाब से व्यवस्थित करिए। बताइए साथियों, शुरू हो जाए। ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने वाकई में चीजें याद की होंगी। और जो आप में से अधिकांश लोगों ने आंसर दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था, औरों के तो हमने नाम ही नहीं सुने। हमने एक ही नाम सुना गुरुजी, और उसका नाम था क्या? लॉर्ड वेलेस्ली। और जब नाम सुना तो वेलेस्ली का नाम था, तो सबसे पहले वेलेस्ली, ये तो सम्मान देने की बात है। तो हमको वेलेस्ली पता था, तो वेलेस्ली चौथे नंबर पर सबसे पहले हमने वही लिखा। ये यही हमारे वो हैं सर, हम और दिमाग नहीं लगाएंगे। हमको एक ही व्यक्ति आता था। अधिकांश टाइम में हम जो टप्पा मार के क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना, वो अक्सर वो क्वेश्चन होता है जिसमें एक ही ऑप्शन हमको आ रहा होता है। ऐसी फीलिंग आती है यार, ये छोड़ दिया तो बहुत बुरा लगेगा बाद में, है ना। ये नहीं छोड़ना है। हाँ, तो इधर सुनिए मेरे बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, रटना ही पड़ेगा। ट्रिक ट्रिक को भी रटना पड़ेगा, एडिशनल काम करोगे, इससे अच्छा इनको याद ही कर लेना, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये रेलवे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो इसमें हर चीज याद करनी पड़ती है। ठीक है। सर जॉन शॉर, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड एम हस्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन है, इनको याद करना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए साथियों। डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफ इन इंडिया, abolition of titles and pension, establishment of public works department, मर्जर ऑफ बराड़, शिक्षा की टॉमसन व्यवस्था, ये कौन कौन से कार्य लॉर्ड डलहौजी के काम के समय पर व्यवस्थित हुए थे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आए थे। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, डलहौजी के टाइम पर आपसे अधिकांश चीजें पूछी जाएंगी। आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है। बताइए डलहौजी के टाइम पर क्या क्या हुआ था। आदत से मजबूर हैं आप। ये लाइन बोली तभी आंसर गलत हुई। हिंट नहीं दिया था। मैंने कहा आदत से मजबूर है, तो लोगों को लगा नहीं यार, आदत से तो हम डी ही करने वाले थे। अब सर ने हिंट दे दिया है कि यार डी तो नहीं करना है, और वही मारेंगे। अगर ये नहीं बोलता तो डेफिनेटली आप डी आंसर करते। लेकिन क्या होता है ना कई बार, क्योंकि आप कोई पढ़ के तो आंसर कर नहीं रहे हो, आप तो गैस वर्क कर रहे हो कि हाँ ये होगा, बोले हाँ लगा दे यार, मेरा भी लगा दे। तीन उंगलियां हैं, तू एक लगा दे, एक सही लग रही है ना। अब मारे गए उसमें। बराड़ एक जगह का नाम है साथियों, है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों। फर्स्ट लॉर्ड, ये सारे के सारे काम आपको डलहौजी के काम याद करने पड़ेंगे। डलहौजी का पेज भर के काम है। डलहौजी ने इतने काम किए हैं कि आपको उनको समय निकाल के फुर्सत से याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई डलहौजी बाबा क्या क्या काम करवाए थे आपने, जरा बता दो। तो वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। भारत, देखो ये जो है ना स्पेक्ट्रम, इसका मैं बहुत बड़ा प्रचारक आदमी हूं। मैं ही नहीं, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, वो सब की सब इसके प्रचारक हैं। क्यों प्रचारक हैं? क्योंकि इसने एक एक चीज के ऊपर काम किया है। विशेष रूप से आप इधर देखिए, ये सारी की सारी चीजें इसने 2 पेज में लिखी हैं, यहां से लेकर के ये चलिए नाल पीली काली हो रखी है पढ़ पढ़ के, है ना। तो आप लोगों को अगर अच्छे से ये पढ़ाई करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो समय निकाल करके इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अरे भाई, आगे चलते हैं। फर्स्ट, सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को संगठित किया। ये बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री की है ये, ठीक है ना। हाँ जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रत्येक डिवीजन के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करी थी। हेस्टिंग पढ़ा, कॉर्नवालिस पढ़ा, और अब विलियम बेंटिक का नाम भी आ गया है। इसने एसपी की नियुक्ति कर दी। क्या ये कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। आप जिस सपने को देखते हैं उसको करने वाला कौन था?
से मजबूर। क्या कहें, लॉर्ड मेयो था, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा साथियों, लॉर्ड मेयो जो था, उन्होंने एसपी की व्यवस्था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की व्यवस्था की थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको खत्म कर दिया था। बुक का नाम भैया स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम गूगल पर सर्च कर लो, इसका इसका विज्ञापन करना ही पड़ेगा। रुको यार, ऐसा संभव नहीं है, रुको। ये एक अहीर की है और मैं नाम भूल रहा हूं। रुक जाओ, मैं आपको फोटो दे दे रहा हूं इसकी। इमेज डाउनलोड नहीं करने दे रहा है ये। अमेजन पर उपलब्ध है, 335 रुपए की दिखा रहा है। राजीव अहीर की किताब है, हाँ बच्चों ने बता दिया, राजीव अहीर की किताब है और ऐसी दिखेगी, ऐसी किताब दिखेगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। पायल कुमारी ने मॉडर्न इतना जल्दी पढ़ा, कुछ याद नहीं है बेटा। इसको कम से कम 3 बार पढ़ना है आपको, और इसको पढ़ने का तरीका मैं बता दूं। इकलौती तैयारी के अंदर इकलौती ये किताब ऐसी है जो सबसे आसानी से खत्म होती है, जिसमें कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ते चलिए, है ना। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये खत्म जब पहली बार होती है तो याद कुछ भी नहीं रहता। ये तय मानिएगा, पहली बार में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग अपने हाथ में पेन या पेपर, पेन लेकर के पढ़ाई करते चले। मैं आपको मेरा तरीका दिखा दे रहा हूं, आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रही होगी। किताब पढ़ते समय मैं अपने हाथ में हाइलाइटर रखता था कि कुछ अगर पढ़ना है तो हाईलाइट करता चलूंगा, जिसे मुझे दोबारा देखना है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आप उसे हाईलाइट कर दीजिए, और जब थर्ड राउंड में पढ़े उसे तो उसको इस प्रकार से बोल्ड कर दीजिए कि मुझे इस पेज पर यह शब्द याद रखना है। पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले या तो आप हाईलाइट कर लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से पढ़ते चलिए। हर लाइन के नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, लेकिन पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए फर्स्ट राउंड में ही, जब आप पढ़ रहे हो और इतना दिमाग आपके पास होता है कि आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है, आपको लगता है ये फैक्ट पता होना चाहिए, उसे आप स्वतः ही अंडरलाइन कर देंगे कि यार ये तो पहली बार पता चली। जो आपको पहली बार पता चलेगी ना चीजें, वो पेपर में आती हैं, ठीक है। वो अंदर की गट फीलिंग होती है, वो काम करती है। उसके बाद में जब आपको ये पता चल जाए, फिर क्या करना है, आपको अगली राउंड रीडिंग उसकी तुरंत पीछे पीछे चलानी है। तो मैं अपना बता दूं कि मैंने स्पेक्ट्रम तीनों राउंड में मिला के शायद 18 दिन में खत्म की थी। 3 राउंड, है ना। 18 दिन में 3 राउंड खत्म हो जाते हैं आराम से। और वो कैसे खत्म होंगे, आसानी से खत्म हो जाएंगे। क्या करना है मैं आपको तरीका बता देता हूं, और 18 दिन में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मेरे सारे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना। ध्यान से सुन लेना, ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, आप खुद कर पाएंगे, इसको करके देखना। क्या करना है, सबसे पहली रीडिंग जब लगाओगे तो इसमें जैसे कुल, मेरे जमाने में तो ये पतली सी आती थी, तो इसमें 450 के आसपास पन्ने थे। तो मैंने तो दिनों का भाग दे लिया कि भाई एक दिन में 80 पन्ने पढ़ पाऊंगा। 80 पन्ने पढ़ने थे बस, 7 दिन में खत्म करनी थी, ठीक है ना। तो भाई उसमें मैंने 2-4 पेपर ऊपर नीचे कर दिए, इतना ही पढ़ना है दिन के हिसाब से, घंटे पढ़ने। अब 847 है ना, उनमें से जो पीछे वाले पेजेस हैं, पीछे वाले बोले तो 150 के आसपास पन्ने ऐसे हैं जो टेबल वाले हैं, उन्हें अभी एक बार में छोड़ देना। 700 ही काम के हैं जो पढ़ने हैं, ठीक है, शुरुआत में। तो 10 दिन में पढ़िएगा उस 700 पेज को, क्लियर। 7-10 दिन में पढ़ लीजिएगा 70 पेज पर डे के हिसाब से। उसके बाद में अगली राउंड तुरंत उसके बाद लगानी है, क्योंकि आप पहले राउंड में जब निकले होंगे ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा, उसे अंडरलाइन करते हुए गए होंगे। अगले राउंड में दोबारा नहीं देखना है पूरी किताब को, आपने जो अंडरलाइन किया था ना, उन्हें अब वापस पढ़ना है। हर चैप्टर में अंडरलाइन की हुई चीज को दोबारा पढ़ना है। जब उसे दोबारा खत्म कर लें अंडरलाइन की हुई चीज को, तो आपको लगेगा कि इस पेज में से मुझे याद क्या रहा।
तो आपको लगेगा कि यार इस पेज में से बस इतनी सी चीज याद नहीं रही, बाकी तो ये चैप्टर पूरा याद आ गया। फिर उस जो चीज याद नहीं रही उसको फिर आपको थर्ड राउंड के अंदर गोला मार देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको मेरे प्यारे साथियों वो 3 राउंड का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा राउंड 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा कर लीजिएगा। 70 पेज आराम से आप 6 घंटे में खत्म कर लोगे, आराम से। बिल्कुल नोवेल है ये, नोवेल जैसी किताब है, हिस्ट्री की कहानियां, किताब किससे कहानियां हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे आसान किताब ये लगेगी, और सबसे मुश्किल से जो खत्म होती है, जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, जिसमें गलती से रीडिंग नहीं मारना है, उस किताब का नाम क्या है? एम लक्ष्मीकांत। उसमें रीडिंग नहीं मारनी है। उसकी एक एक लाइन हो सकता है कि आपका आधा घंटा खा जाए, एक एक पेज पूरा दिन खा जाए। तो उसको इस प्रकार से मत लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर मारे जाओगे, उसमें कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। एम लक्ष्मीकांत ऐसी किताब है जिसको जितनी भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार पढ़ा होगा, और उसके बावजूद भी जब वो 41 टाइम भी पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। ये उस किताब की अब तक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप 40 बार उस किताब को पढ़ लीजिए, फिर भी अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ने बैठेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला है। करके देखिएगा, बहुत अल्टीमेट चीज लगेगी, ठीक है, बहुत अल्टीमेट चीज लगेगी। एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया? पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन लेके आया? डुअल रूल इन यानी दोहरा शासन कौन लेके आया? सोशल रिफॉर्म कौन लेकर के आया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। अगर आप लोगों को बुक्स देखनी है, मैंने बुक्स के ऊपर एक वीडियो किया हुआ है कि यूपीएससी में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। हमारा एक यूट्यूब चैनल है यूपीएससी के नाम से, आप उस चैनल पर चले जाइएगा, और वहां पर मैंने बुक लिस्ट डाली हुई है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो आप वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं, है ना, कौन सी बुक्स देखनी चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे के सारे हैं साथियों। डलहौजी जो है हड़प नीति लेके आया था, बंगाल का विभाजन कर्जन लेके आया था, दोहरा साजन क्लाइव लेकर के आया था। लेट्स क्रैक नहीं, यूपीएससी, यूपीएससी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, इस पर मैंने एक वीडियो किया हुआ है, आप उसे ढूंढ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको मैच करिए कि कौन सा किसके साथ सही मैच कर रहा है। लॉर्ड एलन बोरो ये क्या लेके आए, लॉर्ड डलहौजी क्या लाए, लॉर्ड वेलेजली क्या लाए, सर जॉन शॉर क्या लेके आए? बताइए साथियों, कौन सा कथन सही है? हाँ, आज उत्तर प्रदेश का टॉपिक लेने वाला हूं बेटा मैं, है ना। मैंने प्रॉमिस किया था सुबह, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हाँ, कल अक्टूबर का करंट अफेयर का नंबर 1। हाँ जी, तो ये सारे के सारे हो गए तथ्य आपके सामने। मैंने इसके अंदर वो पोल दे दिया था कि नहीं दे दिया था, पता नहीं यार, बिना पोल दिए बता दिया, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सही से मैच नहीं कर रहा, जरा देखिए और बताइए। लॉर्ड कार्नवेलिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायता संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम मेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, 17th रेगुलेशन 1829, कौन सा कथन सही नहीं है? अंकित अवस्थी फैन आपका ही चैनल है क्या भाई? मेरा केवल ऑफिशियली एक ही यूट्यूब चैनल है, अंकित इंस्पायर्स इंडिया। उसके अलावा और कोई चैनल नहीं है, बाकी सब लोगों ने अपने अपने नाम से बना रखे हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा कोई चैनल मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। हाँ, वो सब अब मित्र लोग हैं जो प्यार करते हैं, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे नाम से। यूट्यूब पर कम से कम 10 से 15 चैनल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम पर भी 2 ही ऑफिशियल चैनल हैं। एक जीके बाई अंकित अवस्थी सर, जिस पर कि 2 लाख से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, और एक अंकित अवस्थी सर जिस पर कि 52 या 53 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी सारे चैनल फिर फर्जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया कंसीडर द ऑर्डर ऑफ मर्जर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। हाँ जी, झांसी, संबलपुर, सतारा।
कौन सी मतलब इनके विलय का क्रम क्या था जब इनको मर्ज किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, तो इनका विलय का क्रम क्या था? सबसे पहले किसको मिलाया गया, फिर किसको, और फिर किसको? सुप्रिया, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ जी, आखिरी सवाल, किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था, मतलब उसको भी इम्पीचमेंट करना पड़ा था, वो कौन सा गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, क्यों चला था इसके ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर यह क्लेम किया गया था कि इसने देश में यानी इंडिया में बहुत ही निरंकुश और अन्यायपूर्ण शासन किया है। इसके चलते इसके ऊपर मुकदमे चले थे, लेकिन अंत में उसको सभी आयोगों से फ्री कर दिया गया था, नहीं शशांक? हाँ जी, तेजस्वी, आशीष, दीप्ति, सानिया, कार्तिक, अभय, सुनीता, राजहंस, विवेक और खुशबू ये परफॉर्मर रहे हैं। अब 15 में से 10 क्वेश्चन तो सही करने वाले टॉप 10 में रहे हैं, तो 15 में से 8 आज हमारी हम कट ऑफ रख लेते हैं, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम वायस राय पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।